तो 4 अलग अलग बर्तनों में दूध 1/3, 2/5, 2/3 और 3/5 भाग में मौजूद है। यानी कि 3 में से 1 भाग दूध है, 5 में से 2 भाग दूध है। इसी तरह दुकानदार प्रत्येक बर्तन से 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर और 4 लीटर दूध निकाल लेता है। यानी कि इसको हम एक लाइन में ही करेंगे। देखिए 2 लीटर निकाला, उसमें होगा 1/3। देखिए हम क्वेश्चन जो रहते हैं इनमें किस प्रकार करते हैं, 1/4, लेकिन यानी कि इसमें हमें दिया गया है पहले से ही उसका हिस्सा, दूध का एक हिस्सा है 3 में से। और ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि दूध और पानी का अनुपात 1/3 है, लेकिन इसमें हमें दिया गया है हिस्सा। तो इसी तरह हम इसको करेंगे। प्लस 3 में से हो गया हमारे पास 2/5 दूध, प्लस 1 में से हो गया 2/3 दूध, प्लस और 4 में से हो गया हमारे पास 4 का 3/5। कहने का मतलब अगर 4 5 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी। दुकानदार प्रत्येक बर्तन से, ये हो गया हमारे पास दूध का अनुपात। अब देखिए हम निकालते हैं पानी का अनुपात। ये हो गया हमारे पास 2 का 2/3 प्लस 3 का 3/5 प्लस 1 का 1/3 प्लस 4 का 2/5। इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2/3 प्लस ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 2/3 प्लस 6/5 प्लस 2/3 प्लस 12/5। इसके अनुपात में रहेगा हमारे पास 4/3 प्लस ये हमारे पास है 9/5 प्लस 1/3 प्लस 8/5। अब देखिए नीचे सब में सेम है, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आएगा, हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आएगा 15। तो ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करें 15 आ गया एलसीएम, नीचे भी 15 आएगा एलसीएम, वो हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास रहेगा 10 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 36 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 24। इसको अब हम करते हैं इरेज। तो यहाँ से हमारे पास आया 10 और 28, 38, 30 और 68 और ये हमारे पास आ गया 74/24।
47 और 5 47 और 5 हमारे पास आ गया 52 और 76 यानी कि 74/76 आ गया हमारे पास। इसको अगर हम काटते हैं 2 से ही कटेगा। 37/38 हमारे पास आ गया दूध पानी का अनुपात नए मिश्रण में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्रमशः 3 और 5 लीटर मात्रा वाले 2 जार शराब और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। छोटे जार में पानी मिश्रण का 25% शराब है और बड़े जार में पानी का 25% पानी है। 3 में 25% शराब है, यानी कि पहले जार में 0.75 जो है शराब है और 2.25 हो गया हमारे पास जल। दूसरे जार में 25% पानी है, ये दिया गया है, यानी कि 0.75 तो है पानी और बाकी जो बचा 4.25 ये है हमारे पास शराब दूसरे बर्तन में। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इन दोनों को एक 9 लीटर के जार में खाली कर दिया जाता है। 9 लीटर के एक जार में खाली कर दिया तो उसमें कितना जाएगा, 8 भर जाएगा, लेकिन उस जार में 1 की जगह खाली रहेगी और फिर पानी से भर दिया जाता है। उसमें भर दिया गया हमने 1 लीटर पानी, अब वो हो गया फुल। 9 लीटर वाले जार में शराब का प्रतिशत का पता लगाया। देखिए शराब कितनी है, शराब तो यही थी सिर्फ 4.25 और 7.5 यानी कि 5 थी शराब। और पानी कितना बचा था, पानी है क्योंकि 9 लीटर मिश्रण है यानी कि पानी हो गया 4। तो शराब का प्रतिशत आ गया हमारे पास 125, सॉरी प्रतिशत निकालना है हमें, कितना ज़्यादा ये नहीं निकालना। ये हमारे पास आ गया 5/9 क्योंकि कुल मिश्रण है 9, तो ये हो गया 500/9 हमारे पास आ गया प्रतिशत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुएं एक्स और वाई दो अलग अलग प्रकार के मिश्रण बनाने में प्रयोग होती हैं। यदि एक्स और वाई के भार का अनुपात पहले मिश्रण में 6:5 और दूसरे मिश्रण में 7:13 हो तो 11 किलोग्राम के पहले मिश्रण, अब 11 किलोग्राम का पहला मिश्रण है, यानी पहले मिश्रण में 6 है एक्स और 5 है वाई, और दूसरा मिश्रण है 20, यानी कि दूसरे मिश्रण में 7 हो गया एक्स और 13 हो गया वाई। एक्स धातु की मात्रा मिलाई जाती है जिससे कि बने मिश्रण में वाई की धातु की मात्रा 25% हो। अब दिया गया है एक्स मिलाया गया, ये कितना हो गया 13 और 18। अब इसमें जो है एक्स धातु मिलाई जाती है कि जो वाई धातु की मात्रा हो जाए वो हो जाए 25%, यानी कि जो 18 है वो हो जाए 1 की वैल्यू, तो हमें निकालनी है 4 की, यानी कि 25% की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें निकालनी है 100 की, यानी कि 72 आ गई 100 की वैल्यू, यानी कि कुल मिश्रण हो जाएगा 72। अभी हमारे पास कितना मिश्रण है 13 और 18 31। अब 31 था मिश्रण, अब हमें उसमें कितना मिलाना है 41, यानी कि 41 हमें एक्स की एक्स जो है उसकी मात्रा मिलानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 लीटर एम द्रव पदार्थ लिया गया और 5 लीटर एन द्रव पदार्थ के साथ मिलाया गया। इस मिश्रण को 4 समान भागों में बांटा गया। अब देखिए 4 समान भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 के 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि कुल 8 है। क्योंकि इन 4 भागों में से एक भाग हमने ले लिया 2 लीटर का, कुछ मात्रा में एम द्रव पदार्थ मिलाया गया, जिससे भाग में एम और एन द्रवों के मिश्रण का अनुपात 6:5 हो गया। अब देखिए एम मिलाया है, यानी पहले वाला मिलाया है। अभी जो है इस 2 लीटर में किस अनुपात में है द्रव, देखिए क्योंकि कुल 8 था, 8 में था 3:5 में, तो ये जो 2 है इसमें भी 3:5 में होगा, यानी कि इसमें जो m की मात्रा है वो होगी 2 का 3/5 और जो है n द्रव पदार्थ की मात्रा होगी 2 का
सॉरी, इसमें होगी हमारे पास 3/8, क्योंकि कुल मिश्रण है 8, और इसकी जो मात्रा होगी वो हमारे पास होगी 5/8, यानी कि हमारे पास हो गई वैल्यू 3/4 और 5/4, यानी कि ये अनुपात नहीं है, ये हमारे पास है मात्रा आ गई। अब देखिए m और n द्रवों के मिश्रण का अनुपात हो गया 6:5। अब देखिए 3/4 जो है उसमें कुछ m मिलाया गया है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3/4 में कुछ मात्रा x मिलाई गई, तो बटे में है 5/4, तो मिश्रण का अनुपात हो गया 5/4, यानी कि 3/4 में x मिलाया और 5/4 का तो 5/4 ही है। सॉरी, इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि हम रेशियो नहीं निकाल रहे थे। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 2 3 6 सॉरी 6/8, हाँ इसको हम लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 5 10 10/8। चलिए इसको हम थोड़ा साफ करते हैं, दोबारा से करेंगे। देखिए क्योंकि हमारे पास कुल मात्रा 2 है, 2 का 3/8 और 5 का 2 का 5/8, ये हमारे पास, यानी कि 6/8 और 10/8। हाँ इसको हम ज़रूर काट सकते हैं, ये हो गया 3/4 और 5/4, यानी कि ये जो 2 लीटर है इसमें 3/4 तो है m द्रव और n द्रव है 5/4। थोड़ा नीचे चलते हैं। अब इसमें जो है 3/4 जो है इसमें मिलाया गया, मान लिया x m द्रव में मिलाया गया, और ये 5/4 का 5/4 है, तो इसकी वजह से जो अनुपात वो हमारे पास हो गया, हमारे पास अनुपात हो गया 6/5, ये हो गया 6/5। ये था 3/4 था ये, सॉरी 34 लिख दिया मैंने गलती से। अब देखिए हमने क्या करना है, या तो इसका आप एलसीएम लीजिए, इसको आप जैसे भी करना चाहते हैं सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई से, या फिर पहले हम लेते हैं 3/4 और x का एलसीएम वो होगा 4, यानी कि 3 + 4x बट्टा में 5, ये हो गया हमारे पास बट्टा में 4, और 5 के बट्टा में भी 4 है, वो हो जाएगा कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 6/5। अब इसको इधर सॉल्व करता हूँ मैं, ये हो गया 3 प्लस ये 3 प्लस है, 3 + 4x है, यानी कि ये हमारे पास आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 20x इज इक्वल में है हमारे पास 30, यानी कि हमारे पास आ गया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, 20x इक्वल टू आ गया हमारे पास 15, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/4। अब देखिए इसमें कितना मिलाया गया था, m मिलाया गया था 3/4। अब फिर से सभी भागों को एक साथ मिला दिया जाता है। देखिए जो शुरुआत में था कुल मिश्रण 8, अब भी 8 उन सबको मिला दिया गया, लेकिन एक भाग में मिलाया गया 3/4 m द्रव, तो हमें निकालना है अनुपात। 3 तो था ही और ये था 5, अब 3 में 3/4 और मिलाया गया है, तो ये हो जाएगा अनुपात, यानी कि 3 + 3/4 अनुपात 5, बस ये हमें निकालना है। ये हो जाएगा 4 × 12 और 3 15/4 अनुपात 5, यानी कि हमारे पास आ गया 15/20, ये हमारे पास आ गया रेशियो। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको आप दोबारा से करने का प्रयास करिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बराबर क्षमता के 2 बर्तन लिए जाते हैं। पहले बर्तन को 3:1 के अनुपात में पानी एवं तेल से पूरी तरह से भर दिया जाता है। समांतर दूसरे बर्तन को 4:3 के अनुपात में पानी एवं तेल से पूरी तरह भर दिया जाता है। दोनों बर्तन के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी और तेल का अनुपात क्या होगा।
अब देखिए इसको आप कोई वैल्यू कुछ भी अपनी तरफ से मानकर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बराबर क्षमता दी गई है, कोई हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, केवल अनुपात दिया गया है, तो हम इसको मानकर भी कर सकते हैं। अब देखिए बराबर क्षमता है तो हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए 12 है, कि पहले और दूसरे बर्तन दोनों में 12 है, इसमें है, और बाद में मिला दिया गया इनको। पहले वाले में है 4 के अनुपात में, यानी 4 3 12, यानी कि 9 और 3 तो 9 और 3 पानी एवं तेल था, और दूसरे में था, सॉरी इसको हमें कुछ और मानना पड़ेगा, लेकिन ये भी सही है, लेकिन इससे जो है हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू, तो हम इसको मानते हैं 84 दोनों में 84 था। और देखिए इसमें हो गया 3:1 में, ये हो गया हमारे पास 63 और 21 पानी और तेल, और इसमें हो गया हमारे पास ये हमारे पास हो गया 7 12, ये हो गया हमारे पास 12 चौके 48 और 32 36। अब देखिए इन दोनों को मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में जो है पानी हो जाएगा 63 और 48, इनकी 101 हो जाएगा पानी, और 3 और 2 5 हो जाएगा जल, सॉरी तेल। तो यही हो गया हमारा रेशियो 101 57। अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दूध विक्रेता अपनी पत्नी से दूध और पानी को समान अनुपात में मिलाने के लिए और उस मिश्रण को 2 भिन्न डिब्बों में भरने के लिए कहता है। हालांकि उसकी पत्नी उससे नाराज़ होती है और उसे परेशान करने के लिए पहले डिब्बे में 3:5 के अनुपात में और दूसरे डिब्बे में 3:4 के अनुपात में उसे मिलाती है। दूध विक्रेता तीसरे डिब्बे में आधे दूध और आधे पानी की मात्रा कैसे प्राप्त करेगा? अब देखिए इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है लंबा, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए पहले डिब्बे में दूध की मात्रा है 3/8, कुल मिश्रण के हिसाब से मात्रा होगी 3/8 और दूसरे में होगी 3/7, अगर कुल मिश्रण के हिसाब से देखा जाए। अब हमें प्राप्त करना है 1/2। कहने का मतलब अगर दोनों समान होंगे, अगर 2 है कुल मिश्रण की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी, उसमें से आधा यानी कि 1 रहे दूध, तो इसको हम एलिगेशन से कर देंगे बड़ी आसानी से। तो हमें माइनस करना है 3/8 में से माइनस, इसमें जो है 1/2 बड़ा है, तो 1/2 में से 3/8 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 8, यानी कि 4 माइनस 3/8। और यहाँ हम इसको हम लिखते हैं, इधर क्यों क्रॉस में लिखा जाता है, इसको हम करते हैं 4 माइनस 3/8, यानी कि हमारे पास आ गया 1/8। और अब देखिए यहाँ भी 1/2 जो है वो अधिक है, तो 1/2 में से 3/7 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6/14, यानी कि ये हमारे पास आ गया। इसको अगर हम मिटाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/14। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8/14, यानी कि 4/7। तो यानी कि कैसे प्राप्त करेगा? अगर वो जो उसकी पत्नी ने जो मिश्रण तैयार किया है उसका पहले मिश्रण का 4 और दूसरे मिश्रण को 7 के अनुपात में अगर वो मिलाए, तो वो है आधा दूध और आधा पानी के मिश्रण को प्राप्त कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम कर सकते हैं, ये हम चलिए नहीं किया। एक दूध वाला उसके सहायक को दूध और पानी
2:3 अनुपात मात्रा में मिलाने को और 2 अलग अलग बर्तनों में डालने कर मिलाने की सलाह देता है। एक दूध वाला उसके सहायक को दूध और पानी 2:3 के अनुपात में मिलाने और 2 अलग अलग बर्तनों में डालकर मिलाने की सलाह देता है। यानी कि जो 2 बर्तन होंगे उसमें भी 2:3 के अनुपात में ही दूध और पानी रहेगा। हालांकि गलती से सहायक इसे पहले बर्तन में 1:3 के अनुपात में, दूसरे बर्तन में 3:1 के अनुपात में मिला देता है। तो दूध वाले दूसरे बर्तन में मिला के तीसरे बर्तन में मिश्रण कैसे प्राप्त करेगा? तो दूध वाला पहले और दूसरे बर्तन से दूध और पानी को, अब देखिए ये भी हो जाएगा एलिगेशन से, किस अनुपात में मिलाएगा? पहले में है 1/4, दूध का हिस्सा है 1/4, दूसरे में है 3/4 और उसे चाहिए 2/5, क्योंकि कुल मिश्रण 5 होगा ना। तो अब इसमें से माइनस करना है। 2/5 में से अगर हम माइनस करेंगे तो 5 - 4 बाई आ गया हमारे पास, 5 माइनस हमारे पास हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए 8 माइनस हो जाएगा हमारे पास 5। चलिए इसको हम सीधा ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2/20 और ये है ज़्यादा 3/4, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 15 - 8 यानी कि 7/20, 2/20 और 7/20, ये हमारे पास रेशियो हो गया 7:2, यानी कि वो 7 और 2 के अनुपात में पहले और दूसरे मिश्रण को मिलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम कर चुके हैं। एक केक का पेस्ट बनाने के लिए आटा, दूध और पानी को 4:2:3 के अनुपात में मिलाया जाना है। यदि 20 कप आटा और 8 कप दूध अपरिमित पानी के साथ उपलब्ध है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप इसको। इस अनुपात में मिलाया जाना है। यदि 20 कप आटा और 8 कप दूध अपरिमित पानी के साथ उपलब्ध है तो पानी को छोड़कर निम्न में से कौन सी वस्तु अधिकतम संभावित केक का पेस्ट बनाने के बाद शेष बचेगी? यानी कि क्योंकि पानी तो असीमित है, वो तो हमारे पास बचेगा ही बचेगा। तो हमारे पास आटा और दूध में से क्या बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। और हमारे पास है 20 कप आटा और 8 कप दूध। अब देखिए इस अनुपात को हम किस तरह लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये एक। तो अगर हम 4 लीटर या फिर कहीं तो 4 कप आटा लें और 2 कप दूध लें तो अधिकतम नहीं हुआ, ये अधिकतम मिश्रण नहीं हुआ। रख लेना हमें 4 और 2 के अनुपात में ही है, क्योंकि आटा और दूध, क्योंकि इसी मिश्रण में हमें बनाना है। अधिकतम कितना ले सकते हैं कि इस अनुपात में बन जाए? अगर हम दुगुना ले, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और भी बन रहा है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, अभी भी बच रहा है। यानी कि इसको हम लेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 लेंगे आटा और 8 लेंगे दूध। अब देखिए, और पानी तो असीमित है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि हमारे पास 16 आटा ले लिया, बचा हमारे पास 4 आटा, यानी कि हमारे पास 4 कप आटा बचेगा। यही हमारा है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बराबर क्षमता के 2 बर्तन लिए जाते हैं। पहले बर्तन को 2:3:1 के, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। एक डिब्बे में 2 किलोग्राम चना दाल और 8 किलोग्राम मसूर दाल है। डिब्बे की 20% वस्तु निकाल दी जाती है। 20% वस्तु निकाल ली है, तो यानी कि उसमें से चना दाल भी 20% निकलेगी जो है, और मसूर दाल भी इतनी। अगर 2 चना दाल में से 20% निकाल दी तो कितना निकला? 40 ग्राम। यानी कि हमारे पास बचा 1.60 ग्राम, या फिर कह सकते हैं 1.60 किलो
चना दाल, और 2 8 किलोग्राम है, उसमें से अगर निकाला तो हमारे पास निकलेगा 1 किलो 600 ग्राम, यानी कि हमारे पास बचा 6 किलो या फिर 6.4 किलो जो है मसूर दाल। शेष वस्तु में चना दाल और मसूर दाल के अनुपात को पूर्णतः बदलने के लिए, यानी कि इनके अनुपात को पूर्णतः बदलने के लिए x किलोग्राम चना दाल मिलाई जाती है। आप देखिए अभी हमारे पास है अनुपात कितना है, 16 एकम 16 और 16 चौके 64, 1:4 में। इस अनुपात को हमें करना है 4:1, लेकिन किस तरह करना है, चना दाल मिलानी है हमें, यानी कि ये जो है ये 6.4 का 6.4 ही रहेगा। इसको अगर हम 6.4 रखें और 6.4 हो जाए 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें 4:1 करना है, तो ये हो जाएगी 4 चौके 16, 25.6, यानी कि ये जो चना दाल है वो हमें करनी है 25.6। अभी हमारे पास इसको हम थोड़ा साफ करेंगे, 25.6 करनी है हमें चना दाल, यानी कि हमें मिलानी पड़ेगी 24, क्योंकि 1.6 तो पहले ही है। 24 किलोग्राम मिला दी हमने चना दाल। आप देखिए अब चना दाल को मसूर दाल के अनुपात को पूर्णतः बदलने के लिए, यानी कि जो चना दाल हमारे पास है हमने मिलाई है 24, तो हो कितनी गई हमारे पास, हमारे पास हो गई 25.6, यानी कि 24 हमने मिलाई है उससे, तो चलो उसको। अब चना दाल को मसूर दाल के अनुपात में पूर्णतः बदलने के लिए 22 किलोग्राम मसूर दाल मिलाई जाती है। अभी था 4:1, अब फिर से इसको करना है 1:4, यानी कि 25.6 जो है वो हो जाए 1 की वैल्यू, तो 4 की हमें निकालनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 102.4 जो है इसकी जगह पर आ जाना चाहिए। अब देखिए अभी है 6.4, 102.4 हमें करना है, यानी कि 96 में लाया गया है, यानी कि अब जो नई मात्रा है वो हो गई हमारे पास 25.6 और 102.4। हमने कितना मिलाया है वो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको हम निकाल सकते हैं, इतना है बस। अब देखिए अनुपात को 2:5 करने के लिए z किलोग्राम चना दाल पुनः मिलाई गई। अब देखिए 2.5 करना है और मिलाई गई है चना दाल, यानी कि 102.4 जो है वो रखना है फिक्स। 102.4 अगर 5 की वैल्यू है, तो अब हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 204.8 अगर है 5 की वैल्यू, 204.5 ये होगी 2.5 की वैल्यू। तो अब इसको 5 को 20, यानी कि 5 का 20, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे 0, 5 45, 5 40, यानी कि 40.98 हमें करनी है चना दाल। हमारे पास है 25.6। अब हमें कितनी मिलानी है, जेड है वो वैल्यू जितनी मिलाई गई, 40.98 में से हमें माइनस करना है 25.60, तो ये हमारे पास आ गई 8351, यानी कि 15.38 हमने चना दाल मिलाई जो थी जेड की वैल्यू, और यही आ गया हमारा क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको प्रयास करिए दोबारा से करने का। एक दूध विक्रेता अपनी ये हम कर चुके हैं। नीचे दी गई मात्राएं इस प्रकार के, आप जानते हैं एसबीआई क्लर्क जो मेंस एग्जाम रहता है या पीओ मेंस रहता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से हमें बताना है मात्रा ए और बी के बीच में क्या संबंध है। दूध और पानी के 50 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है, यानी कि मात्रा ए की बात कर रहे हैं हम, यानी कि 10 है पानी,
40 है दूध। दूध वाला इस मिश्रण का 10 लीटर एक ग्राहक को देता है। 10 लीटर होगा देगा, उसमें भी 1:4 ही होगा, यानी कि 2 और 8, यानी कि 2 उसमें होगा पानी और 8 होगा दूध। और फिर शेष मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिला देता है, यानी कि हमारे पास बचा 40 मिश्रण। 40 मिश्रण में भी 10 है पानी और सॉरी यानी कि ये जो हमारे पास बचा 40, उसमें भी 1:4 के रेशियो में होगी जो है हमारी मात्रा। यानी कि 40 में अगर 40 से 5 की वैल्यू तो 8 और 32 हमारे पास बची। 8 बची पानी की वैल्यू और 32 बची हमारे पास दूध की मात्रा। जो शेष बचा हुआ मिश्रण है उसमें देखिए, और फिर मिश्रण में 10 लीटर दूध शुद्ध पानी मिला दिया गया। अभी था 8 पानी, अब हो गया 18 पानी और 32 है दूध। तो अंतिम मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है? जल का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। जल का प्रतिशत हम निकालेंगे 18/32 को साथ में लिया जाएगा बाई 50। तो ये हमारे पास हो गया 30 पॉइंट, ये हमारे पास हो गया 30.6%। यानी कि हमारे पास मिश्रण ए की वैल्यू आ गई 30.6%। अब हम इसको करते हैं इरेज। मात्रा बी है हमारे पास। एक बार का व्यापारी एक बोतल जिसमें 40% स्पिरिट है उसे बियर चोरी करता है और वह चोरी की गई मात्रा को 20% स्पिरिट वाली बियर से मिला देता है। उसके बाद बोतल में केवल 30% स्पिरिट है, तो उसे बोतल के तत्व का कितना प्रतिशत चोरी किया था? कितना प्रतिशत चोरी किया था? आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। जो 40 चोरी किया था इसको हम मिश्रण से कर सकते हैं, यानी कि चोरी किया उसमें थी बियर 40, जो मिलाई वो थी 20 और हो गया 35% वाला, यानी कि ये हो गया हमारे पास 15 और ये हो गया 5, यानी कि 3:1 में जो है उसने मिलाया है। कितना प्रतिशत चोरी किया था ये पूछा गया है अब हमसे, यानी कि क्योंकि अब जो उसने मिलाया है वही चोरी किया था ना, तो यानी कि 3:1 में उसने जो है मिलाया है, यानी कि उसने चोरी की थी 3 चोरी किया था, सॉरी इसमें रह गया चोरी की गई मात्रा को 20%, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है शायद। चोरी की गई मात्रा को 20% स्पिरिट वाली बियर से बदल देता है। तो देखिए जितनी उसने चोरी की उतना ही मिलाया ना, तो इसको चोरी उसने किया था 40% वाला, मिलाया उसने 20% वाला, तो मिश्रण की जो मात्रा है वो हो गई, ठीक है, यानी कि हो गई 35% वाली। 35% वाली तभी हो सकती है जब, यानी कि 3:1 में जो है अगर वो रह जाए, 3 रेशो रह जाए 40% वाले का और 1 रेशो रह जाए 20% वाले का, यानी कि उसने मिलाया चोरी किया था 25%, यानी कि 1 चोरी किया था उसने और 1 ही उसने मिलाया है 20% वाला। तो आप देखिए मात्रा बी आ गया हमारे पास 25%, मात्रा ए आई थी हमारे पास 30.6%,
इनकी जो मात्रा ए जो है वो बड़ी है बी से, तो यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिश्र धातु ए में दो तत्व तांबा और टिन 2:3 के अनुपात में मौजूद है, जबकि एक मिश्र धातु बी में समान तत्व 3:4 के अनुपात में मौजूद है। यदि मिश्र धातु ए का 20 किलोग्राम, अब 20 किलोग्राम है यानी कि 2:3 के अनुपात में है, यानी कि 8 और 12। मिश्र धातु बी का 28 किलो यानी कि 12 16 और थोड़े और शुद्ध तांबा सी बनाने के लिए मिलाए जाते हैं, और थोड़े और शुद्ध तांबा मिश्र धातु सी बनाने यानी कि शुद्ध तांबा मिलाया गया है मिश्र धातु सी बनाने के लिए, जिसमें अब तांबा और टिन 6:7 के अनुपात में। आप देखिए टिन ये है 12, इसमें है 16, यानी कि हमारे पास हो गया 28 28, और ये जो 28 है वो फिक्स रहेगा क्योंकि हमने मिलाया है तांबा जो कि 8 और 12 है, और शुद्ध तांबा और मिलाया गया, यानी कि कुछ मिलाने के बाद जो अनुपात हो जाए 6:7, यानी कि ये तो रहेगा 12 और 16 28 ही, यानी कि 28 हो गई अगर 7 की वैल्यू, तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 के 24, तो कितना मिलाया गया 12 और 8 20 पहले था, और अब हो गया 24 तांबा, यानी कि 4 तांबा मिलाया गया। सी की वैल्यू होगी हमारे पास आ गई 4। जैक के पास 950 सोने के सिक्के हैं, जो कि उसने अपने 3 दोस्त जॉन, जेम्स और निक के बीच बांट दिए। जॉन ने 25 सिक्के अपनी पत्नी को दे दिए अपने हिस्से में से, और ये बराबर मात्रा में नहीं बांटे गए थे। जेम्स ने 15 सिक्के दान कर दिए और निक ने 35 सिक्के के गहने बनवा लिए, और ये सब किस में से किया गया 950 सिक्के थे उन्हीं में से। तो अब देखिए 950 में से हम पहले माइनस करेंगे 25 और 15 40, 40 और 30 70, हमारे पास बचे 880 सिक्के, बचे 880, यानी कि ये 880 सिक्के वो हैं जो जॉन, जेम्स और निक के बीच में बचे हैं। अब इनके बचे हुए सिक्कों का अनुपात हमें दिया गया है 20 73 83, यानी कि अगर हम इसको प्लस करें तो 93 और 83 170 176 हमारे पास बचा, यानी कि 880 जो है 176 रेशो की वैल्यू है। इसको हम काटेंगे 11 से, यानी कि 1685, यानी एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। जैक ने जेम्स को कितने सिक्के दिया, जेम्स है बीच वाला, इनकी 5 × 73 जब हम करेंगे 365 सिक्के, तो उसके पास शेष हैं, लेकिन उसको सिक्के मिले थे कितने, क्योंकि जेम्स ने 15 सिक्के दान भी कर दिए थे। अब बचे उसके पास 365, यानी कि 380 सिक्के उसको मिले थे पूरे। चलते हैं। 3 अंकों की एक संख्या में पहले और दूसरे अंक के योग का दूसरे एवं तीसरे अंक के योग के साथ अनुपात 2 है। दूसरे और तीसरे अंक का अनुपात 4:1 है। इस संख्या का वर्ग ज्ञात करें। तो हमारे पास संख्या 0 से लेकर 9 तक। तो दूसरे और तीसरे अंक क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 1 के अनुपात में हैं, या तो हो सकते हैं 8 और 2, या फिर हो सकते हैं 4 और 1। और दिया गया है पहले एवं दूसरे अंकों का जो योग है वो दूसरे तीसरे अंकों के योग से 3:2 का अनुपात रखता है, यानी कि 8 और 2 10 है। अगर दूसरे और तीसरे अंकों का योग तो 15 होगा पहले और दूसरे अंकों का योग। अब देखिए पहले और दूसरे अंकों का योग हो जाएगा 15, दूसरा अंक है हमारे पास 8, दूसरा अंक है हमारे पास 8, तो पहला हो जाएगा 7, तीसरा है हमारे पास 2, और अगर हम 4 और 1 लेकर चलते हैं तो इन दोनों का जो योग है 5 है, और तो पहले और दूसरे का योग हो जाएगा 5 का 3/2, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी कि केवल एक यही कंडीशन है 8 2, यानी कि कहने का मतलब 7 8 और 2 संख्या हो जाएगी 782। संख्या हमारे पास होगी 782।
अब देखिए 782 की हमें करनी है स्क्वायर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ए फूड प्रोडक्शन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग wheat and mixing 20 किलोग्राम ऑफ wheat पाउडर इन 1000 किलोग्राम, यानी कि 20 किलो मिलाया जाता है 1000 किलोग्राम में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम पाउडर इज 10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम wheat इज 30, देन व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी बाय सेलिंग ऑफ द 2000 किलोग्राम wheat। अब देखिए 2000 किलोग्राम अगर वो प्योर वीट बेचती तो कितना होता, 2 3 6 60,000, ठीक 60,000, 60,000 में वो बेचती सारा। अब देखिए लेकिन उसने 60,000 में ना बेचकर कितना बेचा, उसने बेचा 20 किलोग्राम, हर 1000 किलोग्राम पे मिलावट की जाती है, तो 2000 किलोग्राम पे की जाएगी 40 की मिलावट, यानी कि अगर वो 30 के हिसाब से बेचता तो, लेकिन उसने बेचा है 40 किलोग्राम कम मिलावट किया है, यानी कि अगर इसको भी ऐड किया जाए तो 4 दिए 12, 1200 जो है उसने बचाए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बचे, क्योंकि उसने 40 किलोग्राम जो है वो 10 किलो वाला प्रति किलो वाला भी आटा मिलाया है, यानी कि 400 रुपये का उसने नुकसान भी हुआ, यानी कि उसने 800 रुपये जो है कह सकते हैं फ़ायदा उठाया, क्योंकि 400 वाली मिलावट की 1200 उसने बचाने का प्रयास किया, लेकिन 400 फिर लग गई तो बचाया उसने 800, तो उसकी अर्निंग थी 800 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मैनी डेज, अब देखिए ईच क्वेश्चन बिलो इज फॉलोइंग बाई टू एंड सफिशिएंट। अब हमें बताना है कथन 1 और 2 में से कौन पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। इन हाउ मैनी डेज कैन 12 men and 4 women टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। 3 women complete the piece of work in 8 days और 10 men complete the piece of work in 5 days। ये क्वेश्चन हमें करना नहीं होता, हमें केवल इतना बताना रहता है कि ये क्वेश्चन हम किस कथन की सहायता कर सकते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों कथनों की आवश्यकता होगी। किस प्रकार, 10 मैन 4 वुमेन, यानी कि इनकी इन एक दूसरे के सापेक्ष इनकी जो है क्षमता है वो हमें पता होनी चाहिए। वो कैसे पता करेंगे, 3 8 24 महिलाओं के हिसाब से वो काम है 24, अगर प्रत्येक महिला एक काम करती है रोज, और पुरुषों के हिसाब से एक काम है 50, अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है एक काम करता है एक दिन में, तो यानी कि ये हमारे पास रेशो आ गया 12 और 25 का। तो अगर हमारे पास रेशो आ गया 12 मेन जो है ये हो गई किसके बराबर, और 4 वुमेन है, देखिए 12 आदमी, चलिए आदमी में हम उसको चेंज करते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसमें पुरुष जो है वो उनकी क्षमता कम है, तो 12 आदमी प्लस 4 वुमेन होंगी, उसको अगर आदमियों में चेंज किया जाएगा तो वो किया जाएगा 4 × 25/12, ये हो जाएगा 4 दिए 12, 25/3 प्लस 12, इसको एलसीएम लेंगे तो बात ये 36 + 25/3, ये हो गया 61/3, ये हमारे पास आ गया समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर होगा कि जब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1 और 2 दोनों कथन आवश्यक हैं। ईच क्वेश्चन बिलो इज फॉलोइंग बाय 2 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट एंड 2 यू हैव टू डिटरमाइन वेदर, ये वही क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द ट्रक एंड बस ज्ञात करना है हमें। द ट्रक एंड द बस आर ट्रैवलिंग इन द पॉसिबल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, ट्रक और जो बस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। द ट्रक covers a distance of 5 in 1 minute and the bus covers a distance of 3 किलोमीटर इन 45 seconds। अब देखिए इसके लिए भी हमें दोनों कथनों की आवश्यकता है, क्योंकि केवल एक से हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत हमें है पहले की भी, और दूसरे से हम इसके जो हैं अमाउंट्स को निकालेंगे। अब ट्रक की चाल तो हो गई हमारे पास 1 मिनट में, यानी कि 550/60 मीटर पर सेकेंड, और बस की चाल हो गई हमारे पास
ये मीटर में निकाला था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 33,000 बटा में ये हो गया हमारे पास। इसमें तो और 45 × 60 थोड़ा पेचीदा सा है, तो कहने का मतलब हमें दोनों की चाल पता लग जाएगी। अब देखिए दोनों की चाल पता लग जाएगी, तो सॉरी हमें केवल जो है इन दोनों की जो स्पीड्स है उसका रेशो निकालना था, तो ये हम निकाल सकते हैं केवल कथन 2 से ही, यानी कि इसका आंसर होगा केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि एक की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। Find the total distance if a man can cover 2/3 of the distance at 4 km/h. हमें निकालना है डिस्टेंस। अगर अमन जो है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 km/h, ही कवर्स द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 5 km/h, यानी कि जो बचा हुआ 1/3 है उसको 5 km/h से तय करता है। तो क्या इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें दूरी नहीं पता। ही कैन कवर द टोटल डिस्टेंस इन 1 hour and 24 minutes। इससे भी हम नहीं निकाल सकते अकेले से, क्योंकि हमें समय तो दे दिया कि 4 km/h से इससे हम निकाल सकते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस वो कर सकता है 1 घंटा 24 मिनट में। 2/3 उसने कर लिया 4 km/h की दर से, जो बचा हुआ है ठीक 2/3 ठीक हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। हमें जो है जो उसने 1/3 पार किया उसकी चाल की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी इन दोनों कथनों की जो है आवश्यकता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्योंकि कुल समय हमें दिया गया है 1 घंटा 24 मिनट। 4 km/h की दर से उसने 2/3 दूरी की है तय, और शेष जो दूरी की है वो उसने की है 5 km/h की दर से, और कुल हमें समय दिया गया है 1 घंटा 24 मिनट। तो इससे हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस दोनों का। तो ये हो गया हमारा आंसर कि कथनों का आंसर देने के लिए 1 और 2 दोनों आवश्यक हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन whose slant यानी कि तिरछी ऊंचाई हाइट इज 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 14। कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्रीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्रीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है πRL। आर यहाँ पर होता है त्रिज्या आधार की शंकु के आधार की त्रिज्या होती है आर, और त्रिज्या ऊंचाई होती है हमारे पास एल। तो ये हमें दोनों डायमीटर दिया गया, यानी व्यास दिया गया 14, तो ये हमारे पास हो जाएगा πR। आर हमें दिया गया है 7 और एल हमें दिया गया है 16। ये हमारे पास हो जाएगा 22 × 16, 352 हमारे पास आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको इरेज करते हैं। क्वांटिटी भी है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर whose डायमीटर इज 28, यानी कि हेमिस्फीयर दिया गया है अर्धगोला, और गोले का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन हमें यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर दिया गया है, तो इसका कर्व्ड सरफेस हो जाएगा 2πr²। डायमीटर हमें दिया 28, तो त्रिज्या हो गई हमारे पास 14, 22/7 × 14 × 14 हो जाएगा 7 × 14, 28 × 44, 1232 आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि
जो क्वांटिटी बी है वो बड़ी है ए से, क्योंकि ये हमारे पास आया था 352 और बी आया था 1232। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In what ratio should flour costing ₹20 per kilogram be mixed with flour costing 25 per kilogram such that the mixture costs ₹22 per kg? ये है मिश्रण का क्वेश्चन। 20 और 25 वाला मिलाना है ताकि वो 22 वाले में बेच सकें, यानी कि ये मिलाएंगे हम 3:2 में। ये हमारे पास आ गया पहले का आंसर। इन व्हाट रेशियो शुड शुगर, चलिए इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। 3:2 हमारे पास आंसर, क्वांटिटी ए की मात्रा है 3:2 या कह सकते हैं 1.5। इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग ₹25 and 30 so as to earn a profit of 15 selling the mixture ₹32, यानी कि 32.2 पर बेचने पर 15% का लाभ हुई। लेकिन मिश्रण में जो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है बीच में, वो लिखी जाती है 100% की, यानी कि ये हमारे पास है 115 की वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं 23 की वैल्यू, और हमें निकालनी है 20 की। 23 123 और 4 14 इंटू यानी कि 280, या फिर कह सकते हैं 28 पर किलोग्राम के दर से जो है कि जो है ये उसकी हो जाएगी कह सकते हैं एवरेज वैल्यू। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। 27 और 30 वाले को मिलाया और बेचा है 28 में। बेचा तो उसने 32.2 में है, लेकिन अगर 28 पर बेचे तो उसको ना लाभ होगा ना हानि, और वही वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है। ये हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 2:1 में उसने मिलाया, यानी कि 2:1 में मिलाकर अगर वो 32.2 में बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा, और अगर 28 में बेचेगा तो उसको ना लाभ ना हानि होगा। यानी कि क्वांटिटी ए हमारे पास आई थी 1.5 और क्वांटिटी बी आई है हमारे पास 2, यानी कि क्वांटिटी ए जो है वो लेस देन है बी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A pen production company producing 5,000 pen per month and a shopkeeper selling the pens for ₹10 per pen and gaining the commission of 5%. अब देखिए ये जो कमीशन दिया जाता है वो विक्रय मूल्य पर ही दिया जाता है। If the overall gain of the company is 15%, then what was the approximate cost price of 5,000 pen? अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई हमसे। देखिए 5,000 पेन 10 के हिसाब से बेची, इनकी 50,000 में बेच दिया सभी पेनों को, और कमीशन उसको मिला 5%, यानी कि 2500 दिया गया दुकानदार को कमीशन। शेष हमारे पास बचा 47,750, ₹47,700, सॉरी ये हमारे पास बचेगा 47,500 जो कंपनी को बचेगा। अब देखिए 47,500 जो है उस पर बेचने पर भी जो कंपनी को, या फिर इतना प्राप्त करने पर भी कंपनी को 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 23 की वैल्यू है। ये हमें निकालनी है 20 की कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया 23 × 46, क्योंकि हमसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है तो वैल्यू जो आएगी पॉइंट्स में ही आएगी। इसको हम लिखेंगे 23 × 23 1 23 इंटू, और ये हमारे पास बचा 15, ये हमारे पास आएगा 7 क्या अप्रॉक्सीमेट आएगा 270 × 20। ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 27 नहीं आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 6, ओके 1 बचा था हमारे पास 150, और ये हमारे पास आएगा 6 260, यानी कि 26 गुणा, ये हमारे पास ज़्यादा क्यों आ रहा है
47,500 में उसको कंपनी को मिले 15%, द गेन ऑफ 47,500 जो है 30% की वैल्यू, तो हमें निकालनी है 20 की वैल्यू। इसको हमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेट ही निकालना पड़ेगा। सॉरी 20, 23, 44 और 1 और 23। चलिए ये हमारे पास आ गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 47,500 मल्टीप्लाई बाय 20, ये तो आपको पता लग ही रहा है। अगर 47,500 23 की वैल्यू है तो 20 की वैल्यू इससे कम आएगी कुछ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इज सेलिंग 1 किलोग्राम राइस एट द वेट ऑफ 800 ग्राम, यानी कि पैसे ले रहा है 1 किलो के, लेकिन दे रहा है 800 ग्राम बाई यूजिंग द फॉल्स रीडिंग वेइंग मशीन। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम राइस इज 50, देन व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। देखिए दे रहा है वो 800, उसको फ़ायदा हो रहा है 200 का, वो हो रहा है 800 का फ़ायदा, क्योंकि उसने लगाया केवल 800, क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है 25% का। देखिए 25% का उसको हो रहा है फ़ायदा, और 50 है उसकी कॉस्ट प्राइस 1 किलोग्राम की, और 25% उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो पैसे पर ही होगा ना, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू देखी जाती है। इनकी 50 अगर वो लगा रहा है 1 किलो पर, तो उसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो 200 बच रहा है वो बाकी में एडजस्ट होगा, यानी कि उसको फ़ायदा हो रहा है 50 जो है। अगर 4 की वैल्यू तो हमें निकालनी है 1 की, या कह सकते हैं ये हो गया 5 में 5, 10, 12.5 का जो है उसको फ़ायदा हो रहा है 1 किलोग्राम का। चलते हैं नेक्स्ट। एक आदमी 1,000 रुपये 4 प्रकार की राशियों में उधार देता है। अगर उसको 200 रुपये के लिए 3%, 400 रुपये के लिए 3.5% और 250 के लिए 5% मिलते हैं, तो शेष बाकी लिए उसको कितना % मिलना चाहिए उसका औसत ब्याज 3.85 रुपये हो। औसत ब्याज 3.8, यानी कि औसत ब्याज उसका होना चाहिए 1,000 रुपये पर 38.5। देखिए 200 पर उसको मिल रहा है 2 तिया 6, यानी कि 6 रुपये। 400 पर मिलता है 3.5, 7/2 कहने का मतलब, तो उसको मिलता है 14। और 250 पर 5%, यानी 25 100 12.5। इन तीनों पर तो उसको मिला इतना ब्याज। सॉरी, ठीक है औसत ब्याज, यानी कि कह सकते हैं कुल ब्याज। तो अब देखिए इसको मिल कितना गया, 5, 4 2 8 और 8 6 14, 1 सॉरी 4 2 6, 6 6 12, 1, यानी कि 32.5 जो है उसको इन तीनों स्कीम से मिल गया। अब चौथी स्कीम से उसको कितना चाहिए, 38.5 है कुल, 32.5 है 3 से, यानी कि उसको 6 मिलना चाहिए। और राशि बची है हमारे पास 2, 6, 2 और 4, 6 और 850 हो गया पूरा, यानी कि 150 रुपये पर उसको 6 रुपये कमाने हैं। तो उसकी दर कितनी होनी चाहिए, 6/150, 3 9 6, 3 5 15, तो ये हो गया 4%, यानी कि उसकी दर होनी चाहिए 4%। यही हो गया हमारा आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमिताभ, विनोद व शशि द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 80 हैं। प्रवीण व स्मिता द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 65 हैं। ये दो नए लोग हैं। यदि अमिताभ, विनोद, शशि, प्रवीण औसत अंक 72.5 है, यानी कि 5 जनों के हैं 72.5, तो 5 जनों के कुल अंक कितने हो जाएंगे? 362.5। सॉरी, ये हमें दिए गए हैं 7 जनों के औसत अंक। 7 जनों के औसत अंक हैं, तो हो जाएंगे कुल अंक 7×35 507.5। अब देखिए, शुरू के जो 3 लोग हैं उनके औसत अंक है 80, यानी कि 240 हो गए उन तीनों के कुल अंक। बाद के 2 हैं उनके हो गए 130 अंक कुल। अब देखिए कितना हो गया, 7, 370 हो गए शुरू के 5 व्यक्तियों के कुल अंक। कुल अंक है हमारे पास 507.5। इसमें से हमें माइनस करनी है 370। ये हमारे पास बचे 5, 7, 3, 1। 137.5 जो है उन दोनों की अंक हैं हिमा रेखा। अमिताभ, विनोद, शशि, प्रवीण, स्मिता, हिमा रेखा वजह, ये 3 लोग थे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोबारा से गलत, कोई बात नहीं, होता है। 8 लोग हैं क्योंकि हमारे पास, तो चलिए इसको करते हैं। 72.5 जो है 8 लोगों का औसत है। 580 हो गए कुल अंक। इसके थे हमारे पास कितना आया था, वो तो हमारे पास सही था, 8 दिए 24 और 130, यानी कि 370 थे। 370 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 210। 210 है इन तीनों के अंक। अब 210 हैं 3 जनों के। तो एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.5 रन प्रति विकेट है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और इस तरह उसका वेतन 0.4 कम हो जाता है अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। अब देखिए 12.5 रन प्रति विकेट था, इस तरह उसका उससे 0.4 कम हो गया, रनों का जो है वो कम हो गया। कहने का मतलब, अगर देखिए मान लिया विकेटों की संख्या x मान लीजिए, जब तक 12.4 था रन प्रति विकेट, तो कुल रन उसने कितने बनाए थे, 12.4 इंटू x, और बाद में उसने रन बनाए हैं 26, और विकेट हो गए पहले बाद वाले 5 और पहले वाले मान लिए x। उसके बाद उसका जो है औसत हो गया 0.4 कम, यानी कि अब हो गया 12। आप देखिए इसको समझिए, औसत हो गया रनों का 12। औसत कब होगा, जितने भी विकेट हैं उसको रखा जाए नीचे, और जितने भी रन हैं रनों को, यानी कि सभी रन प्रति विकेट निकालने हैं हमें। पहले कुल रन थे इतने, बाद में उसने बनाए इतने रन, और कुल विकेट हो गए 5+x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको हम कर सकते हैं 12.4x + 26 इक्वल टू हो गया हमारे पास 12.60 + 12x, यानी कि ये हमारे पास हो गया 0.4x इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 34, यानी कि x हमारे पास आ गया 8.5, यानी कि हमने माना था, ये हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी। 8.5 नहीं, 12.4 इंटू x + 26 इक्वल टू 60 + 12x। 60x है ये हमारे पास, ये नहीं, ये x नहीं है। चलिए ये तो हो गया सही, ठीक है। 34
अच्छा जी, ये था हमारे पास 0.4 इक्वल टू 34, यानी कि ये हो गया हमारे पास 85x। और x हमने क्या माना था, विकेटों की संख्या। हमने विकेटों की संख्या मानी थी जब तक उसका औसत था 12.5। अंतिम मैच तक विकेटों की संख्या हो जाएगी उसकी 85 प्लस जो उसने 5 विकेट लिए प्लस 5, यानी कि उसके पास विकेटों की कुल संख्या होगी 90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल के महीने में राहुल का पहले 10 महीनों में औसत व्यय 800 रुपये था। अगले 10 महीनों का औसत व्यय दिनों का, अगले 10 दिनों का औसत व्यय 25 रुपये से कम हो जाएगा, यानी कि 10 का हो गया, उसको हो गया 8000। अगले 10 दिनों का हो गया 25 रुपये कम हो गया, यानी कि 750 रुपये, यानी कि 7500। और उसके अगले 10 अगले दिनों में फिर से वह 25 रुपये कम हो गया, यानी कि हो गया, सॉरी ये हो गया था हमारे पास, ये हमने कर दी गलती, 7500 नहीं 25 कम हुआ था, यानी कि 725 हुआ। तो 7250, सॉरी 7750, 775 दोबारा से 25 कम हो गया, यानी कि अब हो गया 750, यानी कि 7500 हो गया अगले 10 दिनों का व्यय। और वह प्रत्येक महीने 25,000 कमाता है, तो उसने व्यय कितना किया, 7 से 14 और 8 22, 22 और 23, 23 और हमारे पास हो गया 250, 23,250 उसने किए खर्च, 25,000 वो कमाता है। तो जयपुर के शक्ति सिनेमा में 500 सीटें हैं। सिनेमा के पुनर्निर्माण के बाद सीटों की संख्या 10% कम हो गई, कतारों की संख्या 5 से कम कर दी गई, लेकिन प्रत्येक कतार में पहले से 5 सीटें अधिक हो गई, यानी कि 50 सीटें कम कर दी गई, जिसके बाद जो है 5 कतारें कम कर दी गई और प्रत्येक जो शेष कतारें हैं उनमें 5-5 व्यक्ति और जोड़ दिए गए। प्रारंभ में सिनेमा में कितनी कतारें थी, इसको हम करेंगे ऑप्शन के साथ। अगर जो है सिनेमा में 15 कतारें थी तो 500 सीटें थी, तो ये फ्रैक्शन के साथ आएगी वैल्यू, यानी कि पूरा कट नहीं रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 20 कतारें थी अगर, तो प्रत्येक कतार में थे कितने, 25 व्यक्ति। अगर 25 व्यक्ति थे प्रत्येक कतार में, तो अब जो 5 कतारें कम की गई हैं, यानी कि 25 125 कम किया गया 5 कतारों में से, जिसमें से 50 तो हमें कम करना ही है, लेकिन शेष बचा जो 75, वो 75 जो है 15 कतारों में जोड़ दिया गया, प्रत्येक में 5 के साथ, 15 5 75, यानी कि यही होगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखें, ये तो हो गया चलो हमारा आंसर, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है 10 और 50, यानी कि पहले 10 कतारें थी और 50 सीटें थी, तो वो भी 500 तो बन ही रहा है, लेकिन क्या वो संतुष्ट कर रहा है आगे की शर्तों को। अगर 10 कतारें थी, 5 कतारें कम कर दी गई और पहले थी 50 सीटें, यानी कि 10 कतारों में थी, प्रत्येक में 50 सीटें। अब जो कतारें कम की गई हैं वो की गई हैं 5, यानी कि 5, यानी कि 250 सीटें कम हो गई। अब हमें कम करनी है केवल 50, शेष बची जो 200 हैं वो बाकी की शेष कतारों में जोड़ने हैं 5-5 के हिसाब से, यानी कि अगर तो उसके लिए चाहिए 40 कतारें, यानी कि ये जो तीसरा जो ऑप्शन है वो संतुष्ट नहीं कर रहा। अब 20 कतारें और 25 सीटें लें अगर, तो पहले तो थी 500, ये संतुष्ट कर रहा है, लेकिन 5 कतारें जो हैं कम कर दी गई, यानी जयपुर के शक्ति सिनेमा में 500 सीटें हैं। सिनेमा के पुनर्निर्माण के बाद सीटों की कुल संख्या 10% कम हो गई, कतारों की संख्या 50 से कम हो गई, लेकिन प्रत्येक कतार में, यानी कि जो शेष कतारें उनमें 5 सीटें और अधिक हो गई। प्रारंभ में सिनेमा में कितनी कतारें थी, साथ ही प्रत्येक कतार में कितनी सीटें थी। तो अब इसको हम करेंगे ऑप्शन के साथ। मान लीजिए 15 कतारें थी, तो 15 कतारों में कितने कितने व्यक्ति आ जाएंगे, कुल 500 हो जाएं, कोई वैल्यू नहीं आ रही, फ्रैक्शन में आएगी, यानी पॉइंट्स में आएगी, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। ऑप्शन लेते हैं बी। अगर 20 कतारें थी, यानी कि हर एक कतार में 25 व्यक्ति थे, लेकिन हमें दिया गया है यहाँ पे 20 सीटें,
तो ये संतुष्ट नहीं करता। और वैसे भी आप देख लीजिए 20 × 20 400 व्यक्ति बनते हैं, यानी ये संतुष्ट नहीं करता। 10 कतारें थी अगर, तो 5 कम कर दी गई, यानी कि पहले थे 50 व्यक्ति, 50 थे हर एक कतार में। अब देखिए अगर 50 थे प्रत्येक कतार में और अब उसमें से 5 कतारें कम कर दी गई, यानी कि 5 पंजू 25 250 व्यक्ति कम कर दिए गए। लेकिन हमें वास्तव में करने हैं 5 व्यक्ति कम, तो शेष 200 जो हैं, हमें शेष जो 5 कतारें बची हैं उनमें 5-5 के हिसाब से अगर सेट करेंगे तो केवल 25 व्यक्ति ही आते हैं, तो ये हो गया हमारा गलत। अब लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 4। 20 कतारें थी मान लीजिए, तो 20 कतारों में प्रत्येक में 25 व्यक्ति थे, इतना तो चलो संतुष्ट हो रहा है पहले वाला, यानी कि 500 सीटें थी। अगर हम 20 की जगह 15 कतारें कर दें तो, और 15 की 15 कतारों में जो है 5-5 सीटें और बढ़ा दें, यानी कि 30 सीटें कर दें, तो 15 × 45 450 सीटें रहती हैं, जो कि सही है क्योंकि 50 तो हमने कम की ही है, यानी कि 10% कम हमने की है, यानी कि ये जो ऑप्शन 4 है ये इसे संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 कतारें और 25 सीटें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि राम और सीता की शादी 10 साल पहले हुई और आज राम की उम्र उसके शादी के समय की उम्र के 7/5 गुना है। अब देखिए राम की सीता की शादी 10 साल पहले हुई थी और जो राम की उम्र है 7/5 हो गई, यानी कि 5 थी पहले, उस 5 पर 2 और बढ़ गई, और 2 की वैल्यू हमें दी गई है 10, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यानी कि पंजों से तो 35 हो गई अब, और पहले थी 25, तो शादी के समय उम्र थी 25, क्वांटिटी ए आ गई हमारे पास 25। अब देखिए मात्रा भी है, यदि ए बी सी का औसत 25 है, यानी कि कुल मिलाकर हो गया उनका मान 75। यदि ए व बी का औसत 20 है, यानी कि 40, तो शेष हो जाए 35, तो सी का मान है 35। और देखिए मात्रा ए आ रही थी 25, मात्रा बी आ रही है 35, तो जो मात्रा बी जो है वो बड़ी है ए से, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन हो गया सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8,000 रुपये की राशि को XYZ के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि X और Y का औसत हिस्सा Y और Z के औसत हिस्से से 200 अधिक है, यानी कि X + Y का औसत हिस्सा Y + Z के औसत हिस्से से 200 रुपये अधिक है। देखिए जबकि X और Z का औसत हिस्सा X + Y के औसत हिस्से से 125 रुपये कम है। तो देखिए अब इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम करते हैं बड़ी स्क्रीन पर। देखिए X + Y/2 ये हो जाएगा हमारे पास, इस 2 को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास आएगा X + Y = Y + Z, ये हमारे पास 200, ये हो गया प्लस में 400, ये Y से हो गया Y कैंसिल, X + Z हमारे पास आ गया, X - Z आया है हमारे पास 400। ये हो गई हमारी एक क्वेश्चन। चलते हैं नीचे, इसको हम अगर माइनस करेंगे इस समीकरण को, तब देखिए X + Y हमें दिया गया है, तो X + Z = हमारे पास आ जाए X + Y और 250, तो ये क्या है हमारे पास Z - Y = आया हमारे पास 250, वो भी आया माइनस का, या फिर कह सकते हैं Y - Z आया हमारे पास आया, Y - Z हमारे पास आ गया 250। अब देखिए एक तो थी हमारे पास X - Z 400, Y - Z 250, और क्या हमारे पास है X + Y + Z है हमारे पास 800। देखिए Y तो आ गया हमारे पास 250 +
जेड एक्स हमारे पास आ गया 400 माइनस जेड। एक्स का मान आ गया हमारे पास जेड के अंदर, वाई का मान आ गया हमारे पास जेड के अंदर। तो और जेड है, इसको हम थोड़ा करते हैं इरेज। देखिए एक्स माइनस जेड है हमारे पास 400, क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो है 800। तो एक्स को हम लिखेंगे, सॉरी एक्स को हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास आया है एक्स इक्वल टू 400 माइनस जेड। एक्स को हम लिखेंगे 400 माइनस जेड। वाई की जगह पे हमारे पास है 250 प्लस जेड, तो वाई की जगह हम लिखेंगे 250 प्लस जेड, और जेड की जगह हम जेड ही लिखेंगे, वो है हमारे पास 8000। देखिए 1 माइनस जेड से 1 प्लस जेड हो गया कैंसर। ये हमारे पास आ गया 400, ये हो गया 650, यानी कि जेड इक्वल टू हमारे पास आ गया 800 माइनस 650, तो ये हो गया हमारे पास 150। तो जेड आ गया हमारे पास 150। अब देखिए इससे हम बाकियों का मान भी निकाल सकते हैं। जेड आ गया 150, एक्स होगा 400 माइनस 150, यानी कि एक्स हमारे पास आ गया 250। वाई हमारे पास है 250 प्लस जेड, जेड है 150, तो वाई हो गया हमारे पास 400। अब देखिए और जेड है हमारे पास 150। एक्स और वाई का औसत हिस्सा क्या है? एक्स और वाई का योग हो गया 650, औसत हो गया 650/2। 650/2 अगर हम करेंगे, 2 3 6, 2 3 4, 2 5 10, 325। वो एक्स और जेड का औसत हिस्सा हमारे पास एक्स और जेड हो गया 400, यानी 200। वाई और जेड का औसत हिस्सा हमारे पास है 400 और 550, यानी कि 550, यानी कि 550 है हमारे पास। तो इसको हम लेंगे 2 दूनी, ये हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, 275। आप देखिए मात्रा ए जो है वो सबसे बड़ी है, मात्रा सी जो है, यानी कि ये हम इसको हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों के एक संयुक्त परिवार में खरीदारी पर औसत खर्च प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कि सबको लेकर चले तो 2300 है, महिलाओं को पुरुषों को लेकर चले तो 1500 है, और महिलाओं को लेकर चले तो औसत है 3200। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चयन करें। अभी इनको हम ऑप्शन सही करेंगे, देखिए, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए 1500 है प्रति व्यक्ति का औसत, 3200 है प्रति महिला का खर्च, 2300 है, ये हो गया एलिगेशन से, यानी कि 15, और ये हो गया 800, ये 3200 2300 हमारे पास हो गया 900, यानी कि जो महिला और पुरुषों की संख्या है वो 9:8 में रहेंगी। अब 9:8 जो है किस ऑप्शन का है? केवल इसी का, 9 और 8 का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। x लीटर घोल में अम्ल की मात्रा x% है। यदि घोल में y लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत, देखिए x लीटर घोल में x% है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 50% घोल है तो 50 का 50% जो है अम्ल है, यानी कि x का x%, यानी कि x स्क्वायर बाई 100 हो गई। ये हमारे पास अम्ल की मात्रा। देखिए यदि घोल में y लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी कि घोल कर दिया जाता है x प्लस वाई, तो जो ये x²/100 है ये थी अम्ल की मात्रा, ठीक। इसका जो प्रतिशत है x²/100, हाँ ठीक है, x²/100 है, ये है मात्रा। ये हो जाती है कितना प्रतिशत? ये हो जाएगी इतना प्रतिशत x - 10।
अब देखिए तो ये 100 से हो जाएगा, 100 कैंसिल, इनकी ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 10x माइनस 10y। एक्स के से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, यहाँ पर हमारे 10x इधर ले आते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास आ गया y, हमने लिया कॉमन x माइनस 10। देखिए हमारे पास क्या आया, y हमारे पास आ गया 10x अपॉन x माइनस 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदय के जनवरी के वेतन का फरवरी के वेतन से अनुपात 2:5 और 2:3:3। अब देखिए 2:5 और 2:3:3, अगर हम एक अनुपात को 3 हिस्सों में बांट लें तो ये 2:5 कितनी वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिखते हैं रेशियो में। इनकी 5/2 होगी 2.5 5/2 और 2/3 ये हो गया हमारे पास 2 सही 1/3 7/3। ये अनुपात हमें दिया गया है। फरवरी के वेतन का मार्च के वेतन से अनुपात, फरवरी के वेतन का मार्च के वेतन से अनुपात जो है, इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 14। अब हमें दिया गया है फरवरी के वेतन का मार्च के वेतन से अनुपात 3, और ये 3.66 को हम लिख सकते हैं 3 सही 2/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 11/3। 3 और 11/3 है अनुपात, यानी कि ये हो गया 9:11। अब देखिए जनवरी फरवरी और मार्च का ये अनुपात आ गया हमारे पास। अब देखिए इनका कुल मिला के जो औसत है वो निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा 9×45 135 रेशियो 9×36 126, और ये हो गया हमारे पास 154। ये हमारे पास आ गया जनवरी फरवरी और मार्च का रेशियो। अब देखिए जनवरी के वेतन की तुलना में मार्च में 114 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि 135 और 154 का जो हमें डिफरेंस दिया गया वो दिया गया है 114। 154 और 135 का डिफरेंस वैसे रहता है 19 की वैल्यू हमें दी गई है 114, यानी कि 19 की वैल्यू है 114। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 19 का 114 6। अब देखिए एक रेशो वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और 3 माह के लिए वेतन का 40% बोनस प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है, कर्मचारी को जनवरी के वेतन की तुलना में 114 रुपये अधिक मिलेगा, और 3 माह के लिए वेतन का 40%, यानी कि जितना भी वेतन बनेगा उसका 40% वेतन। कार्य दिनों की संख्या मान समान है। बोनस ज्ञात कीजिए, बोनस ज्ञात करना है हमें। देखिए हमारे पास आई थी 6 एक रेशो की वैल्यू, तो ये हमारे पास कुल रेशो कितना है, इनको प्लस करेंगे हम 4 5 11 और 4 15 1 415 इंटू 6 करेंगे हम कुल वेतन निकालने के लिए 2490 जो आ गया उसका वेतन, लेकिन इस पर उसको जो है बोनस प्राप्त होता है 40%। तो 40% जो बोनस है वो हो गया हमारे पास
249 का 40%, या फिर हम कह सकते हैं इसको 2/5। 2490 का 2/5 हमें निकालना है। 5 का 20, 5 45 और 5 40, 498 इंटू 2, 2 8 16, 996 रुपये जो है हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।